बम पड़ता, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए। क्योंकि देश में यदि दंगा होगा तो आपके लिए और देश के लिए घातक। कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाता और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता। उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। अब ये नया भारत है, घर में घुसकर उनका हिसाब लिया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग करे, जो अपनी अपनी जिम्मेवारी ले, अपने और देशभक्ति का इम्तिहान पास करे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या मदरसों के जैसी तालीम ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी जाती है, और यदि ऐसा है तो फिर देश में इस तरह की यूनिवर्सिटी या फिर इस तरह के विश्वविद्यालयों की कोई जरूरत नहीं। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। भारत जैसे देश में कट्टर सोच रखने वालों की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसी सोच रखने वाले इधर हो या उधर, वो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार इस तरह की तालीम देश में दी जा रही है, जो कि ना सिर्फ देश के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरनाक है। और यह जख्म कहीं नासूर ना हो जाए, इसके लिए अभी से ही इलाज करना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी देश में कहीं आतंकवादी घटना होती है तो उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि मस्जिद और मदरसों से असलहा पुलिस को मिले हैं और भारी तादाद में मिले हैं। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या मदरसों में तालीम के नाम पर देश के खिलाफ भड़काने की शिक्षा दी जा रही है, और जिस तरह से सरकारों की तरफ से भी ये जांच होने लगी कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है और जो मदरसे हैं उनमें कितने मान्यता प्राप्त हैं। यह सब उत्तर प्रदेश में भी हुआ और देश के बाकी राज्यों में भी हुआ। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद से सवाल यह उठने लगे हैं कि जो तालीम पहले मदरसों में दी जाती थी, क्या उसी तरह की तालीम ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी दी जाती है। और यदि यह सही है, यदि ऐसी ही तालीम दी जाती है और जो लोगों का माइंड कन्वर्ट किया जाता है, जो ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसमें सपने दिखाए जाते हैं मौत के बाद 72 हूर के, जिसमें सपने दिखाए जाते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ से इस चीज के लिए खुदा ने आपको चुना है, और जब माइंड वॉश होता है उसके बाद जो इस तरह के ब्लास्ट होते हैं उसमें मासूमों की तो जान जाती ही है, साथ ही साथ एक विश्वास की डोर भी टूटती है। क्योंकि जब भी सवाल उठते हैं उस वक्त यह दलील दी जाती है कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तो जब आपको इस मिट्टी से इतना लगाव है, जब आपको इस देश से इतना लगाव है, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की तरफ से तो यहां तक मांग की जा रही है कि जिस तरह से जो तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ना सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को बल्कि एएमयू और जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी को भी बुलडोजर नहीं बल्कि तोप से उड़ा देना चाहिए। जो आतंकवादी धमाकों में मरे, उनकी मौत पर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में शोक मनाया गया है। हिंदुओं, देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आतंकवादियों का भी शोक मनाते हैं, और ये जो आतंकियों के अड्डे हैं ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने के लिए
इन पर बम बरसा, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाओ। 10 नवंबर को जब दिल्ली में कार में धमाका हुआ, उसके बाद यह चर्चा भी आम हो गई थी कि हो सकता है कि जो दहशतगर्द थे उनका निशाना बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा हो। लेकिन जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री पहले ही कह चुके हैं कि चाहे किसी भी तरह का षड्यंत्र कर लें, वो अपनी यात्रा को रोकने वाले नहीं हैं। अब यात्रा के दौरान उनसे कुछ मुसलमान मिलने गए और समर्थन करने गए कि बाबा बागेश्वर की तरफ से जो ये मांग की जा रही है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के द्वारा, वो सब सही है। तो जब मुस्लिम समाज के लोग यात्रा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिले तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो इस तरह की दहशतगर्दी देश के अंदर होती है, जब इस तरह के धमाके होते हैं और जो आतंकी हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो उसके बाद पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठते हैं। तो आप अपने मुल्ला मौलवियों के द्वारा समाज को मैसेज दें, अपने लोगों को समझाइए कि इन सब से दूर हो जाए। इस तरह की घटनाओं में यदि इन्वॉल्व होगा तो फिर सवाल पूरे समाज पर उठेगा, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर उठेगा। तो जो मुस्लिम लोग मिलने गए थे धीरेंद्र शास्त्री से, उनसे वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एक बार आप वो भी सुनिए। एक बात हम सलमान साहिल, एक बात हम कहना चाह रहे हैं। जी सर। देश बचेगा तो संविधान बचेगा। आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति में एक बात जरूर पढ़ाओ, देश महत्वपूर्ण है। जो कल हुआ दिल्ली में परसों बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा हुआ, तो हमें आप अपनी मजहब के युवान बच्चों को समझाओ, ये देश सबका है। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रहीम रसखान के भी दोहे गाते हैं। तो आप ये अपनी पूरी मुसलमान परंपरा में समझाओ, युवान बच्चों को समझाओ, वीडियो डाल के शिक्षा नीति में, मदरसे में इरशाद भाई इस पे काम करो। क्योंकि देश में यदि दंगा होगा, तो आपके लिए और देश के लिए घातक, पूरी कौम पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आपकी पूरी कौम को गलत दृष्टि से देखा जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह साफ तौर से कहा जा रहा है कि हमें हमेशा से यह समझाया जाता है कि एजुकेशन आतंकवाद से दूर रखती है, शिक्षित लोग उग्रवादी नहीं होते। लेकिन अब जिस तरह से पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि डॉक्टर भी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उसके बाद यह धारणा अब खत्म हो जानी चाहिए। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जिसकी सोच ही ऐसी घिनौनी हो, वो चाहे अनपढ़ रहे या फिर एजुकेटेड हो, वो वही करेगा जो उसके दिमाग में दिन रात भरी जाती है। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एजुकेटेड होकर ये और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने के बाद तो और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ये देखिए, अभी तक हमको ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा। लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी चेंज नहीं होता। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एजुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एजुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एजुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एजुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। दिल्ली धमाके के बाद जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से धरपकड़ शुरू की जा रही है, खोज की जा रही है कि जो आतंकी घटना हुई है इसके तार किस किस से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है।
और हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से देश के मुस्लिम नेता विचलित हैं कि जो गिरफ्तारी हो रही है वो लगातार एक ही समुदाय से क्यों है। वो ये सवाल नहीं करते कि जो भी आतंकी घटना होती है उसमें एक ही समाज या समुदाय के लोग क्यों जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हर आतंकी घटना के बाद एक ही रटी रटाई बात कहते हैं कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे लोग जब भी यही बात कहते हैं जब धर्म पूछ पूछ कर टारगेट किया जाता है, यानी वो आपकी पहचान करके आपको मारेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आतंक का कोई धर्म होता है, आतंक का कोई चेहरा होता है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उनका दर्द इन सबसे और ज्यादा अलग तरह का है। वो कह रही हैं कि जो लगातार गिरफ्तारी हो रही हैं और जो आरोपी हैं जिन पर शक किया जा रहा है, उनके घर, उनके परिवार वाले लोगों को पुलिस ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि वो भी आतंकवादी हो। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अभी तो शक के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और दूसरी एजेंसी ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो अपराधी हो। जो दिल्ली में सिर्फ सरकार है, जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, मगर सरकार को चाहिए वो फर्क करे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इसको पकड़ दकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे, बेशक आप तफ्तीश कीजिए, मगर उनको मुजरिम समझ के तफ्तीश मत कीजिए। भारत के प्रसिद्ध कवि हैं कुमार विश्वास, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत जिस तरह से लगातार उन्नति कर रहा है उससे ना सिर्फ विश्व की शक्ति डरी हुई है, बल्कि जो देश के अंदर रहते हैं, देश के जो दुश्मन हैं, वो भी इससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो इस तरह की कोशिशें करेंगे। लेकिन हमें अपनी सेना, हमें अपनी पुलिस, हमें अपनी सरकार पर विश्वास है कि ऐसे लोगों को 7 समुंदर पार भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत जिस प्रगति के पथ पर है उसको देखकर विश्व की शक्तियां भी डगमगाई हुई हैं और भारत में भी भारत विरोधी मानसिकता के लोग इससे डरे हुए हैं। वो कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अपनी जांच एजेंसियों पर, अपनी व्यवस्था पर, देश की सेना पर, हमारे समस्त लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो 7 समुंदर पार भी छुपे हों। अब ये नया भारत है, घर में घुसकर इनका हिसाब लिया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे अफवाहों से बचें, सतर्क रहें और स्वयं को भी देश की व्यवस्था का हिस्सा समझकर भाग लें। हमारे देश के पूर्व आर्मी चीफ और पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत की तरफ से एक बार कहा गया था कि भारत को 2.5 मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी 2 मोर्चे तो बॉर्डर पर हैं और जो आधा मोर्चा उन्होंने बताया था, जिस आधे मोर्चे का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया था, वो देश के अंदर रहने वाले गद्दारों के लिए किया था। वो गद्दार जो रहते देश में हैं, जो खाते देश का हैं, लेकिन नुकसान भी देश का करते हैं। और जिस तरह से लगातार अटैक देश के अंदर हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें जब संलिप्तता सामने आती है तो वो ऐसे ही लोगों के आती है जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने देश का हिस्सा हैं, जो हमेशा सवाल उठने पर कहते हैं कि जब वो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में उन्हें दफन होना है, तो फिर उन्हें ऐसी नजर से क्यों देखा जाता है, फिर उन पर देश विश्वास क्यों नहीं करता। तो दिल्ली ब्लास्ट की जो ये
खबर है दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं देश के गद्दारों पर, उससे जो जनरल विपिन रावत की तरफ से बात कही गई थी वो आज सच साबित होती हुई दिख रही है। तो जैसा हमारे पूर्व आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था आज दिल्ली ब्लास्ट के बाद, वैसा ही देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी की तरफ से भी कहा जा रहा है। और वो तो ये कह रही हैं कि ये हर भारतीय का धर्म और कर्तव्य है कि उनके अंदर अपने सिविक सेंस जो है वो सही से काम करें। पुलिसिंग के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग भी होनी चाहिए। हमें खुद अपना ख्याल रखना होगा कि हमारा पड़ोसी अपने घर में या फिर जिसे किराए पर दिया गया है वो उसमें क्या कर रहा है, कैसे इतनी चीजें विस्फोटक जो है वो वहां लाई जाती है। तो सिर्फ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की यह ड्यूटी नहीं है, यह ड्यूटी हमारी अपनी भी है। तभी इस तरह के गद्दारों से बचा जा सकता है। तो किरण बेदी इस पर क्या कह रही हैं, एक बार आप वो भी सुनिए। गद्दार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गद्दारी करता है देश में ही पढ़ता है, देश में सारे बेनिफिट्स लेता है और देश को मारता है, तो इसका इलाज पड़ोसी अलर्ट पड़ोसी। कौन किसको मकान दे रहा है किराए के लिए, कौन किसको गोदाम दे रहा है सामान लखाने के लिए, कौन पड़ोसी रह रहा है कि ये सामान इकट्ठा कर रहा है, ये खतरनाक है। ये कट्टरवाद लगातार देश और दुनिया को घुन की तरह लगा हुआ है। अब कई बार सवाल उठते हैं और लोग दावा करते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इन बातों को कहते कहते भी आरोप लगाए जाते हैं कि देश में भगवा आतंकवाद भी है। हालांकि जब जांच हुई तो ये सब चीजें निराधार निकली, लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल तो उठता ही है कि जब 72 हूरों के ख्वाब दिखाए जाते हैं तो ये लोग खुद भी खत्म होने को तैयार हैं और मासूमों की तो जान लेते ही हैं। यदि भगवा आतंकवाद है तो फिर इसमें अप्सराओं के ख्वाब क्यों नहीं दिखाए जाते? उर्वशी और रंभा के नाम पर हिंदू क्यों अपने आप को आत्मघाती हमले या फिर बम से नहीं उड़ाते? तो जो ये सोच है, ये सोच खत्म होनी चाहिए। ये सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब लगातार जिस तरह के कमेंट, चाहे धर्म गुरुओं की बात करें या फिर मौलवियों की बात करें, नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? और जो ये पूरी खबर आपने देखी है, सबको आपने देखा और सुना है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।